चाहिए क्या क्या। नंबर 1 आईडी कार्ड की कॉपी, नंबर 2 उसके जो मरने वाला है उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, नंबर 3 उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, उनकी फोटो कॉपीज जो है वो आपने अपने वकील साहब को प्रोवाइड करनी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये लेक्चर है कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है और उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी रहती है। मूवेबल मीन मनकूला और इमूवेबल मीन गैर मनकूला। मूवेबल में कैश, जेवरात जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव की जा सके, गाड़ी, ये चीजें होती हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टीज में वो होती हैं जैसे बिल्डिंग वगैरह जो कि मूव नहीं की जा सकती। अगर एक शख्स फौत होता है, फर्ज करें कि जैद फौत हो गया। जैद फौत होने के बाद उसके बेटे हैं ए बी सी, उसकी बेटियां हैं एक्स वाई जी, उसकी बेवा है एम। अब वो जब फौत हो जाता है, फर्ज करें कि अगर उसकी एक प्रॉपर्टी है, घर है, अब उसके वारसान चाहते हैं कि ये घर उसके मरने के बाद बतौर वारिस हमारे नाम पे आ जाए, तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसका बड़ा सादा सा प्रोसीजर है कि आप एक वकील साहब एंगेज करें। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, एक से जायद है, एक शहर से ज्यादा जगह पे है, आप जहां पे रहते हैं और वहां पे कोई प्रॉपर्टी है मरने वाले की, आप उस जगह उस केस को फाइल कर सकते हैं, बेशक उसकी दीगर प्रॉपर्टीज दीगर शहरों में है। आप लाहौर में हैं, मरने वाले की एक प्रॉपर्टी लाहौर में है, एक मुल्तान में है, एक बिहाड़ी में है, एक सियालकोट में है, एक फैसलाबाद में है। आप वो दावा लाहौर में दायर कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। अब लाहौर में दावा दायर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपने अपने वकील साहब को अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपीज देनी है। आपने जिन डिपार्टमेंट्स में वो प्रॉपर्टीज हैं उनको पार्टी बनाना है। अगर वो डिपार्टमेंट इस निज पे है कि वो कहते हैं कि जी हमें बेशक पार्टी ना बनाएं, आप हमें सिर्फ डेक्लेरेशन ला दें कि आप उनके कानूनी वारिस हैं, तो हम आपकी मरने वाले की प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर आपको किसी डिपार्टमेंट को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। वो डिपार्टमेंट पार्टी नहीं बनेंगे जो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हम पार्टी बनेंगे तो फिर इस डिक्लेरेशन को मानेंगे, तो फिर आपने उन डिपार्टमेंट्स को पार्टी बनाना है जिसके कंट्रोल में वो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एलडीए, नेस्पा, बारदा टाउन, डायरिया टाउन, इसी तरह प्रॉपर्टी सोसाइटीज है। अगर इनमें से जिनकी भी रिक्वायरमेंट है कि हमें पार्टी बनाया जाएगा, हमें कोर्ट सुनेगी, हमें कोर्ट डायरेक्ट स्पेसिफिकली करेगी, तो हम इस डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब चाहिए क्या क्या। नंबर 1 आईडी कार्ड की कॉपी, नंबर 2 उसके जो मरने वाला है उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, नंबर 3 उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, उनकी फोटो कॉपीज जो है वो आपने अपने वकील साहब को प्रोवाइड करनी है। उसके बाद उस दावे को अगर आप वकील नहीं करना चाहते तो आप खुद भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं सूट फॉर डेक्लेरेशन के टाइटल से इमूवेबल प्रॉपर्टीज में। सूट फॉर डेक्लेरेशन की फॉर्मेशन ये है कि आपने सबसे पहला पैराग्राफ ये लिखना है कि जनाब ये पार्टीज इस शहर की रहायशी हैं और इनके एड्रेसेस बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहले आपने पार्टीज के 1 बाई 1 सबके नाम लिखने हैं जो मरने वाले के लवाहिक हैं और जिनका आपस में कोई झगड़ा नहीं है, उनको मुद्दईयान में लिखना है। मुद्दा लहम में सबसे पहली पार्टी आपने अवामुन नास को बनाना है, पब्लिक एट लार्ज को। नंबर 2 से ऑनवर्ड अगर डिपार्टमेंट्स हैं उनको, या जिन लवाहिकों के साथ, जिन वारसान के साथ आपके टर्म्स जो है वो इतने कॉर्डियल नहीं है, आपके अच्छे मुनासिब नहीं है, तो फिर उनको बना लेना है। मसलन 3 भाई 3 बहनें, एक बेवा है, 2 भाइयों की नहीं बनती, 1 भाई 3 बहनें और बेवा एक तरफ है, 2 भाई जो है ना उनकी बोलचाल नहीं, तो आपने उन 2 भाइयों को जो है वो मुद्दा लय बना लेना है
ताकि वो आए तो आपका एडवर्स है तो कुछ बता दें। उसके बाद टाइटल देना है सूट फॉर डिक्लेरेशन। सूट फॉर डिक्लेरेशन टाइटल देने के बाद एड्रेसेस का पहला पैराग्राफ आएगा कि दुरुस्त है, लाजमी है कि ये अदालत को बताना कि ये जो एड्रेसेस दिए ये बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा पैराग्राफ बताना है कि मरने वाला का नाम ये था, मरने वाला इस तारीख को मरा, मरने वाला के लवाहकान में वर्सा में ये मुद्दईयान और अगर कुछ मुद्दा लहान है तो इनके अलावा कोई कानूनी वारिस नहीं। एक लाइन लाजमी लिखनी है कि मरने वाले के माँ और बाप दोनों फौत हो चुके हैं, अगर जिंदा है तो उनको पार्टी बनाना है क्योंकि वो शेयरर है। नंबर 3, मरने वाले की ये प्रॉपर्टीज है। नंबर 4, हम मुतलका महकमा जात में गए मगर उन्होंने कहा कि कोर्ट से वारसान की हद तक डिक्लेरेशन लेके आए तो फिर आपका सूट जो है वो फिर आपके नाम विरासत का इंतकाल होगा या ये प्रॉपर्टी आपके नाम बतौर वारिस मुंतकिल की जाएगी। नंबर 5, एक कॉज ऑफ एक्शन का पैराग्राफ होता है कि आपको बनाए दावा कॉज ऑफ एक्शन कब हासिल हुआ। पहली दफा तब हासिल हुआ जब वालिद वालदा या जो मरने वाला है जिसके आप वारिस हैं वो फौत हुआ। दूसरी दफा तब हुआ कि जब आप उसका इंतकाल विरासती इंतकाल कराने के लिए मुतलका महकमे में गए तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से डिक्लेरेशन लेके आए। उसके बाद ये बनाए दावा आज तक चल रहा है, कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है कि हम तमाम या वारसान इस शहर के रहायशी हैं, ये प्रॉपर्टी भी इस शहर में या तमाम प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी इस शहर में है, मरने वाला भी इस शहर में फौत हुआ है, बनाए दावा या कॉज ऑफ एक्शन भी इसी शहर में पैदा हुआ है या अप्रूव हुआ है, लिहाजा इस कोर्ट को इख्तियार समात हासिल है, इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है कि इस दावे को एंटरटेन करें और इसको डिसाइड करें। आखिर में आपने वैल्यू ऑफ द सूट लिखनी है कि वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फी। ये एक फॉर्मल पैराग्राफ होता है, इसमें डिक्लेरेशन में वैल्यू ऑफ सूट जो है क्योंकि आपने विरासत की हद तक डिक्लेरेशन लेनी है 2000 रुपये लिख दिए और सेल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी कोर्ट फी, इसके ऊपर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। कोर्ट फीस का सुनते जाएं कि कोर्ट फीस जो है वो 25,000 रुपये से कम मालियत में नहीं लगती, 25,000 रुपये से ऑनवर्ड कोर्ट फीस लगती है, वो 7.5% के हिसाब से लगती है। अगर मालियत दावा 2 लाख रुपया है तो आपकी 7.5% के हिसाब से 15,000 रुपया कोर्ट फीस लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात जहन नशीन कर लें कि कोर्ट फीस सिर्फ एट मैक्सिमम 15,000 रुपया लगेगी, बेशक आपने 1 अरब रुपया मालियत हो दावे की, आपकी कोर्ट फीस 15,000 से ज्यादा नहीं होगी। अगर कोई वकील साहब ये कहते हैं कि आपकी मालियत ज्यादा है कोर्ट फीस ज्यादा लगेगी तो आप ये लेक्चर मेरा उनको सुनवा दीजिएगा कि मैक्सिमम कोर्ट फीस 15,000 रुपया है। 7.5% जरूर है, 7.5% जरूर है, लेकिन जब 7.5% 15,000 तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद स्टॉप लग जाएगा, 15,000 से ज्यादा कोर्ट फीस नहीं लगती। और सूट फॉर डिक्लेरेशन पे कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। फैमिली सूट में 15 रुपए की कोर्ट फीस लगती है, गार्डियन सूट में 15 रुपए की कोर्ट फीस लगती है। ये बातें जहन में रखिएगा। उसके बाद आपने प्रेयर करनी है कि हमारी जो है ना ये इस दावे को डिग्री किया जाए, इस दावे को इस निज पे डिग्री किया जाए कि मरने वाले के हम सिर्फ और सिर्फ हम वारिस हैं, हमें ये डिक्लेयर किया जाए। कोर्ट उस पे जो है वो प्रोसेस पूरा करने के बाद, पार्टी सारी हाजिर आने के बाद, अवामुन्नास के बारे में अखबार इश्तिहार जारी करने के बाद कोर्ट उसमें बाकायदा तौर पर ये ज़हन में रखिएगा ये डिग्री पास कर देगी, ये जजमेंट पास कर देगी कि ये वारसान है, ये वारसान है मरने वाले के। तमाम अदारे इनको माने कि ये वारसान है मरने वाले के और मरने वाले की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट करते हैं। ये प्रोसेस हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब रह गया मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का सारा फॉर्मेशन यही है, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होना होता है, उसको आप उर्फे आम में सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसमें आपको डिग्री मिलेगी डिक्लेरेशन की इमूवेबल में, मूवेबल में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप सक्सेसर हैं मरने वाले के।
मिसाल के तौर पे एक बंदा फौत होता है, उसका एक अकाउंट है, उसमें कोई लाखों रुपए हैं, उसका कोई ग्रेजुटी फंड है, अगर वो सरकारी मुलाजम है, वो मर गया, उसकी जो है ना ग्रेजुटी फंड है, पेंशन के मामलात हैं, या उसके कोई प्राइज बॉन्ड्स हैं, या उसके कोई सेविंग अकाउंट्स हैं, या उसकी कोई गाड़ी है, या उसकी कोई मोटरसाइकिल है। इस तरह मूवेबल प्रॉपर्टीज जो उसकी हैं, उसके बारे में आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना। अब मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं जिनके बारे में सक्सेशन सर्टिफिकेट? मुझे एक फोन आया, वो कहते हैं जी ये पंखे, ये फ्रिज, ये सोफे, ये सारे, ये भी तो मूवेबल है। भाई मेरे, मूवेबल और रिमूवेबल सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, जिनके बारे में अदालत का हुक्म चाहिए, वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी ओनरशिप को ट्रांसफर करने का इख्तियार किसी इंसान, किसी वारिस के पास नहीं है, बल्कि वो आपके नाम बतौर विरासत एक प्रोसेस के तहत आती है। पंखा है आपके घर में लगा हुआ है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अनडाउटेडली मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी विरासत जो है वो ट्रांसफर होने के लिए आपको किसी महकमे में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास फ्रिज है, आपके पास पड़ा हुआ मरने वाले का, अब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए बतौर लीगल एयर्स आपको किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक गाड़ी है मरने वाले की, तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तो वो आपसे लीगल एयर्स क्या मांगेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो आपने वो बैंक अकाउंट में पड़ी हुई रकम जो है, मरने वाले का बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट में पड़ी हुई रकम जो है वो आपने अपने वारसान में डिस्ट्रीब्यूट करवानी है। तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट फाइल करना के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी सक्सेशन लॉज के तहत, कि जनाब ये अकाउंट है मरने वाले का, इसके हम कानूनी वारसान हैं, ये रकम है। अगर रकम का नहीं मालूम आपको, अगर वो आपके पास उसका डेटा नहीं है कि उसके अकाउंट में कितनी रकम है, तो आप उस सक्सेशन सर्टिफिकेट में बैंक को पार्टी बना लेंगे। अदालत बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लेगी, तो एक है बैंक, दो है, चार है, 6 है, 10 है, जितने भी है, आप सबको पार्टी बना लेंगे, तो वो स्टेटमेंट बैंक से मंगवा लेंगे। वो स्टेटमेंट मंगवाने के बाद प्रोसेस वही है सूट फॉर डिक्लेरेशन का, कि ये शख्स इस तारीख को फौत हुआ, इसके वारसान में हम हैं, हमारे अलावा कोई वारिस नहीं है, हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया है। वो आपके हिस्से बना के, कि अगर 1 लाख रुपया एक अकाउंट में है, तो वो तमाम वारसान के हिस्से बना के कि इतने 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 हिस्से जो है ना 1 लाख में ये इनके बनते हैं, वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगी। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए दायर एप्लीकेशन जब फैसला हो जाती है, तो फैसला होने के बाद क्या हम फैसले की कॉपी लेके जाएंगे तो बैंक मांग लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगेगा। एक्चुअली सक्सेशन लॉ जो है वो रिवॉल्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पे। एडमिनिस्ट्रेटर जो मुकर्रर करेगा अदालत में, 2 किस्म के सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होते हैं। एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इस किस्म का जारी होता है कि जनाब एक से ज्यादा पार्टीज है, वो पार्टीज कहती हैं कि एक को आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट की इंप्लीमेंटेशन करवाए। अब एक वो अदालत सक्सेसर मुकर्रर कर देती है, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देती है कि आपने बाकी जो वारसान हैं उनके हिस्से इस रेशियो से, उनके जो डिटरमिन किए हैं इस रेशियो से आपने वो सारी रकम बैंक से निकलवा लेनी है, और इस रेशियो से तमाम वारसान में डिस्ट्रीब्यूट करवा के रसीद ले लेनी है। अब इस मकसद के लिए जब सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होता है, तो अदालत आपसे श्योरिटी बॉन्ड मांगती है। श्योरिटी बॉन्ड इस चीज पे मांगती है क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी लोग खा जाते हैं, यूज कर जाते हैं। वो श्योरिटी बॉन्ड क्यों लेती है? वो श्योरिटी बॉन्ड इस वजह से अदालत लेती है कि श्योरिटी जिम्मेदार होगा कि अगर कल कला को कोई और हिस्सेदार निकल आया, या कल कला को कोई बंदा आता है कहता है ये तो वारिस ही नहीं है, वारिस तो मैं अकेला हूं, या हम 2-3 जो आए हैं हम हैं, ये तो वारिस ही नहीं है, इन्होंने तो अदालत के साथ फ्रॉड करके ये खा पी के चले गए हैं।
जब अदालत के सामने वो एप्लीकेशन आती है कि इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को खत्म किया जाए और हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए और ये रकम हमें दी जाए, और अदालत इस निज पे पहुंच जाती है कि हाँ ये दुरुस्त कह रहे हैं, तो वो जब दूसरे बंदों को बुलवाते हैं तो उसको तो पता लगता है शनाख्ती कार्ड भी जाली है, सब कुछ जाली है। तो वो फिर श्योरिटी को पकड़ेंगे कि हाँ जी आपने श्योरिटी बांड दिया था, ये सारा कुछ फ्रॉड प्ले हुआ है, वो भाग चुके हैं, अब आपने ये रकम अदा कर दी। इसलिए श्योरिटी बांड अगर 1 लाख रुपए का, तो श्योरिटी बांड 2 लाख रुपए का लिया जाता है, एक्सेसिव अमाउंट का लिया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए और डिक्लेरेशन लेने के लिए प्रोसेस वही है, एंड पे आके मामला चेंज होते हैं। डिक्लेरेशन में कोई श्योरिटी बांड नहीं लिया जाता, कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं होता। सक्सेशन में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर नहीं होगा तो तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको अलहदा, यानी उनको बाइफरकेट करके, तो फिर उनको जो है ना सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और बैंक को हदायत की जाती है कि जो जो हिस्सेदार आपके पास आए उसका हिस्सा आप उसको दे दें, किसी एक को नहीं देना कि वो आके डिस्ट्रीब्यूट